आप एग्जाम टूर देख रहे हैं, मेरे साथ शशि शरण सर हैं और लगभग कई हजार विद्यार्थी को सफल कराए हैं, शिक्षक बनाए हैं। लेकिन अब बारी है उनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर। हजारों हजार की संख्या में रिजल्ट तो दे दिए हैं, लेकिन विद्यार्थी के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, यदि डॉक्यूमेंट्स में कहीं एरर है तो कैसे सुधार करेंगे, क्या उसके लिए जरूरत कदम है उसको कैसे करेंगे ताकि उनका सिलेक्शन अब फाइनल हो जाए, ज्वाइनिंग हो जाए। और टीआरई 4 कब तक, टीआरई 4 वाले जो वेट कर रहे हैं, एसीएस महोदय का जो बयान है उस पर भी बातचीत करेंगे। सर आपका स्वागत है एग्जाम। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सर कर्तव्य एक तो पूरा कर दिए, रिजल्ट दे दिए, अच्छी बात है, लेकिन उन विद्यार्थी के पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए? डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत सारे विद्यार्थी ये जानना चाह रहे हैं। देखिए, बहुत सारे विद्यार्थियों का लगातार फोन आ रहा है कि सर मैंने आधार कार्ड में ये परिवर्तन कर दिया, मेरे पिताजी का नाम ये गलत है, मेरे डेट ऑफ बर्थ में ये प्रॉब्लम है, ये सर्टिफिकेट नहीं है, ये ओरिजिनल निकालना पड़ेगा क्या, तमाम तरह के सवाल बच्चों के मन में है। अब इतना सारा फोन आ रहा है और चूंकि मैं छुट्टी पर हूं, अभी ऑफिस नहीं जा रहा हूं, तो मैंने सोचा आपके माध्यम से ये बातें बच्चों को बता दिया जाए। देखिए, दो तीन चीज समझना पड़ेगा कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या है ना, एक पैनिक सिचुएशन हो जाता है छात्रों के लिए। कुछ लोग उनको बोल देते हैं कि नहीं तुम्हारी नौकरी ही नहीं होगी, तुम्हारा आधार कार्ड में नाम गलत है, तुम्हारी नौकरी नहीं होगी, सर्टिफिकेट में ये इशू है, तुमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक व्यक्ति हैं, आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, एरर हर कहीं हो सकता है और एरर का हर जगह का उपाय भी है। तो सबसे पहले ये समझिए कि जिनका सिलेक्शन हो गया है उनके लिए क्या महत्वपूर्ण है। तो एक बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ती है। उसमें सबसे पहले आपके मैट्रिक की परीक्षा की जरूरत पड़ेगी, इंटर की। अब मैट्रिक में आपका मार्कशीट चलेगा और मार्कशीट के साथ साथ एक सर्टिफिकेट होता है जिसको पासिंग सर्टिफिकेट कहते हैं, वो पासिंग सर्टिफिकेट। तो मैट्रिक का और इंटर का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये आप इंटर पास हो गए। अब पीआरटी वालों की हम बात कर रहे हैं। अगर ग्रेजुएशन आप पास है तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मान लेते हैं। फिर आते हैं डीएलएड पर। डीएलएड के अंदर में आपको मार्कशीट आपके पास डीएलएड के हर ईयर का होना चाहिए, साथ ही साथ डीएलएड का पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर अभी तक आपने अपने कॉलेज से पासिंग कलेक्ट नहीं किया है तो आप कॉलेज चले जाइए, वहां से कलेक्ट कर लीजिए, वहां जाइए, उनको बताइए मेरी नौकरी हो गई। और एक दिन में भी बन जाता है, 2 दिन में भी वालों बना के दे देते हैं। अगर फिर भी नहीं हो पाता है तो आप प्रोविजनल कम से कम ले लीजिए ताकि ये सर्टिफाइड कॉपी हो कि उसमें एक सर्टिफिकेट आपको मिल जाए कि आपने इस यूनिवर्सिटी से इस साल में डीएलएड को कंप्लीट किया है, आपका नाम ये है, वो सारी चीजें होंगी। अब ये क्या हो गया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका हो गया। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में एक और मामला बच जाता है, वो बचता है सीटेट वाला। तो सीटेट का पासिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वेब कॉपी से जो प्रिंट निकलता है वो कॉपी आपके पास ऑथराइज्ड होनी चाहिए। अगर एडमिट कार्ड है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एडमिट कार्ड की बहुत आवश्यकता नहीं है, एक पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। कोई रोल नंबर है, रोल नंबर से लोग अपना पता कर लेते हैं। तो अगर शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो 10th का 12th का मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, डीएलएड का आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, साथ ही साथ आपका सीटेट का पासिंग सर्टिफिकेट जो आपका मार्कशीट वाला सर्टिफिकेट आता है, वो ये हो गया शैक्षणिक प्रमाण पत्र में। अब आइए आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के अंदर में। तो सबसे पहले तो टीआरई का आपके पास ये होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए। और जो फॉर्म अगर आपने अप्लाई किया अगर वो वाला भी है तो अति उत्तम है, वो होता नहीं तो फिर बाद में लिंक ओपन भी होता है। हाँ, कभी कभी मांग भी लिया जाता है, लेकिन मेन एडमिट कार्ड आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। जिस फोटो को आपने वहां पे अपलोड किया है वो फोटो का वहां पे लिखा रहता है कि इस फोटो को रखना है प्रिजर्व करके। वो फोटो नहीं है तो मिलता जुलता फोटो बनवा लें आप, वो इसको प्रिंट आउट निकाल लें, अगर सॉफ्ट कॉपी आपके पास उस फोटो को भी रख लें साथ, क्योंकि फोटो ना हर जगह चिपकाने के लिए वहां जरूरत पड़ती है। तो 8-10 फोटो अपने पास कम से कम रख लें स्टॉक के अंदर में, 12 निकलवा लें, कब जितना जरूरत पड़ा यूज किया, नहीं जरूरत पड़ा नहीं यूज किया। अब आते थे एड्रेस और आईडी प्रूफ के अंदर में। एड्रेस और आईडी प्रूफ के अंदर में आप पैन कार्ड भी यूज कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस के लिए आधार कार्ड को आपको रखना पड़ेगा। अब आधार कार्ड होना चाहिए और आधार कार्ड में अंदर में जो एड्रेस होगा वो प्रमाणिक एड्रेस माना जाएगा। डेट ऑफ बर्थ के मिलान करने के लिए आपको पता है कि अगर डेट ऑफ बर्थ का आधार कार्ड और आपके मार्कशीट वाले में जो 10th का मार्कशीट है उसमें अगर एरर आता है तो 10th वाले को कंसिडर किया जाता है। और अगर उसमें कुछ एरर भी आपको दिखता है तो सब चीज का समाधान है, इतना पैनिक होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ये तो हो गई आइडेंटिटी और इसके अंदर में। अब इसमें 2-3 चीजें होती हैं जो बच्चे बदलते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं बच्चों को, वो आप पूछेंगे तो मैं उस हिसाब से आपको बता भी दूंगा। सर बहुत सारे लोग होते हैं जैसे पिता का नाम किसी में गलत है, आधार कार्ड में कुछ और है, पढ़ाई लिखाई वाला जो मैट्रिक इंटर है उसमें अलग है, या माता का नाम में एरर है, या स्पेलिंग मिस्टेक है, या एड्रेस में गलत है, उस कंडीशन में क्या? देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक है और इन सब चीजों पे आपकी नौकरी कोई नहीं छीन लेगा, आपको नौकरी से कोई वंचित नहीं कर पाएगा, इस बात को समझ लीजिए। पहली बात ये डर और मन से निकाल दीजिए कि आपके एरर होने के कारण आपकी नौकरी जो है आपसे छीन जाएगी या नौकरी पर कोई दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, सभी समस्याओं का समाधान है। जैसे मान लीजिए कि जैसे एक बच्चा ने आज मुझे फोन किया, एक लड़की ने फोन किया, बहुत दबी हुई आवाज में कह रही थी कि सर मेरे पिताजी का नाम फलना कुमार है, जो फलना महतो है जो 10th और 12th के मार्कशीट में है, लेकिन जब मेरा आधार कार्ड बना था तो उसमें कुमार लिखा गया पिताजी में। तो मैंने अभी 6 महीना 7 महीना या 5 महीना पहले उसको चेंज करा लिया, सर कोई दिक्कत तो नहीं होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर अभी भी चेंज नहीं कराएं तो आप एफिडेविट के माध्यम से उसको आप जमा कर सकते हैं और वो मान्य होता है, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
आधार कार्ड के अंदर में अगर आपने एड्रेस बदला है तब वो डाउट में आ जाता है। वो आप समझ रहे हैं क्यों मैं कह रहा हूं? क्योंकि आवासीय प्रमाण पत्र को लेकर के मान लीजिए किसी अन्य राज्य का था और बहुत लोग मान लीजिए गलती से बदल दिया या कुछ भी करके बदल दिया, तो वो डाउट के अंदर में आ जाता है और उसमें शायद गाइडलाइंस भी आती है हर बार की 6 महीने के अंदर में अगर परिवर्तन हुआ है तो उस पर सघनता से जांच की जाती है। अगर आप जेन्युइन हैं, आपको कोई रीजनेबल कारण से आपका परिवर्तन किया है आपने, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर अनजेन्युइनिटी है तो उनके लिए वो समस्या खड़ा करता है। बाकी डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, थोड़ा बहुत एरर भी है, तो एफिडेविट के माध्यम से काम चल जाता है। आप नौकरी से वंचित नहीं होंगे। नौकरी आपने मेहनत से ली है, आपने कलम घिस के नौकरी लिया है मेरे भाई, आपको नौकरी मिलेगी। सर 9th-10th का रिजल्ट कब तक? देखिए 9th-10th का रिजल्ट लोग कह रहे हैं 10 दिन 12 दिन, लेकिन आज है लगभग 20 तारीख के आसपास है। मेरा जो अपना एक्सपेक्टेशन है कि 26 से 28 तारीख तक, 29 तारीख तक, 28 तारीख तक मेरा अपना डेडलाइन है कि अगले 8 से 10 दिनों के अंदर में रिजल्ट आराम से आ जाना चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा हमारे जो सिद्धार्थ सर हैं एसकेएस जो शिक्षा विभाग के, उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ कहा कि 8-10 दिन में हम लोग रिजल्ट पब्लिश कर देंगे। और बीपीएससी आयोग भी कहते हैं कि जब हमारे पास रोस्टर क्लियर होकर आ जाएगा, रोस्टर चूंकि अभी आया नहीं होगा, रोस्टर क्लियर होकर आ जाएगा, उसके हम लोग 5-7 दिन के अंदर में रिजल्ट जारी कर देंगे। रिजल्ट हमारा बना हुआ है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में अगर पूरी बातों को देखें तो डेफिनेटली मैं इस बात को समझ सकता हूं कि 9th-10th वाले बच्चे बेहद परेशान होंगे, उनका सांस टंगा हुआ होगा और रात को अच्छी नींद नहीं आ रही होगी। लेकिन अपने आप पर भरोसा रखिए मेरे दोस्त, आपने मेहनत किया है, मेहनत का इनाम आपको मिलेगा और मिठाई आप बांटेंगे, इस बात को निश्चिंत रहिए, डरने की जरूरत नहीं है। अगले 5, 7, 8, 10 दिन का इंतजार कर लीजिए। 7-8 दिन के अंदर मुझे लगता है कि 9th-10th और 11th-12th दोनों एक साथ ही रिजल्ट आ जाएगा, मुझे ऐसा भरोसा है। सर कट ऑफ जारी नहीं करना है, लेकिन जिस तरीका से 1 to 5, 6 to 8 में रहा, बहुत सारे कैटेगरी में वेरिएशन देखने को मिला। क्या 9th, 10th, 11th, 12th में इस तरीका से वेरिएशन देखने को मिलेगा या वहां भी कुछ सीटें खाली रह सकती हैं? देखिए कट ऑफ का वेरिएशन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। मान लीजिए कि परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है। इस बार एक आयोग ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने परीक्षार्थियों की संख्या बता दी, कितने लोग उपस्थित हुए, इतनी सीटें थी और इतने लोगों को हमने पास डिक्लेयर किया। मान लीजिए कि आंकड़ा अगर आयोग नहीं जारी करता तो हम और आप बता पाते क्या? नहीं बता पाते। कोई आरटीआई डालता, फिर वो आंकड़ा आता और वो महीनों का खेल हो जाता। तो इसके लिए आयोग को धन्यवाद देना चाहते हैं। 9th, 10th, 11th, 12th की जहां तक बात है तो कट ऑफ का वेरिएशन बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड कर सकता है। डेफिनेटली कुछ ऐसे विषय होते हैं खासकर लैंग्वेज वाले, जैसे बंगाली हो गया, पर्शियन हो गया, उर्दू हो गया, इनमें जो है ना सीटों की संख्या कभी कभी खाली रह जाती है। उसके अलावा जो विषय की सीटें होती हैं, अब देखिए एक न्यूनतम अर्हता वाला भी कंडीशन है कि अगर मान लीजिए कि 100 नंबर में 40% जनरल कैटेगरी है तो मिनिमम लाना है, उससे नीचे वालों को नौकरी नहीं मिलेगी। तो वैसी परिस्थिति के अंदर में सीटें कुछ बच सकती हैं। अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है कि 90-95% सीटों पर कम से कम या 100% सीटों पर रिजल्ट में, और मेरे से अगर आप पूछिएगा तो मैं तो चाहूंगा कि 100% सीटों पर रिजल्ट हो। और हम तो ये भी चाहेंगे कि 15% लोग वेटिंग में लोग रहें, 10% कम से कम लोग वेटिंग में रहें, ताकि भाई जो खाली हो भर दिया जाए। मतलब उद्देश्य मेरा बड़ा सिंपल है और बच्चों का भी यही मानना है कि जितनी सीटें वैकेंसी निकाली गई वो सारी की सारी भर दी जाए। लेकिन फिर भी थोड़ा वेरिएशन देखने को मिल सकता है लैंग्वेज पेपर के अंदर। और बाकी तो कट ऑफ तो ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। कट ऑफ जब आएगा तब पता चलेगा और ना हम प्रेडिक्ट करते हैं। सर TRE-4 कब तक? देखिए TRE-4 के ऊपर आपने एसीएस सिद्धार्थ सर का बयान सुना। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया को हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद TRE-4 को निकालेंगे हम। आपको एक और बात याद दिलाता हूं, बीपीएससी के चेयरमैन सर जब अपना वो कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस पीसी कर रहे थे, तो उनसे भी सवाल पूछा गया था। तो उन्होंने कहा था कि वैकेंसी जो है जब तक TRE-3 को हम लोग कंप्लीट नहीं कर लेते हैं, इनको पोस्टिंग नहीं दे देते हैं, उसके बाद जो सीटें बच जाती है उनका अनुमानित आकलन नहीं कर लेते हैं, तब तक हम सीटें वैकेंसी नहीं निकालेंगे। अब एक और मन में सवाल आ जाता है कि आएगा कि नहीं आएगा। आपके मन में भी आ रहा होगा, तो डेफिनेटली आएगा। अगर किसी राज्य का शिक्षा मंत्री सदन में खड़ा होकर कह रहा है कि इतनी वैकेंसी है तो उतनी वैकेंसी दी जाएगी। हम मान लेते हैं कि 1.5 लाख नहीं आएगा, 1,60,000 नहीं, लेकिन इतना तो है कि 1 आध लाख तो आराम से आएगा। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करें। और बहुत सारी वैकेंसी जाएंगी। अगले वर्ष चुनाव है बिहार के अंदर में, तो चुनाव के लिए आप जो टीआरई का सिलेबस उसमें पूरा जीएस है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, करंट अफेयर, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये ऐसे विषय हैं कि इस विषय की तैयारी करने के बाद आप भारत की किसी भी परीक्षा को दे सकते हैं। मतलब ये टीआरई का एग्जाम का सिलेबस जो है भारत की लगभग सभी परीक्षाओं से बड़ा सिलेबस है, काफी वाइड सिलेबस है। तो आप अपनी मेहनत को जारी रखें और तैयारी में लग जाए। ऐसा नहीं कि ब्याह के दिन कोहरा रोपने वाली हालत ना हो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं, कहीं फॉर्म निकले तुरंत 15-20 दिन 1 महीना में एग्जाम करा लिया जाए। इसलिए मेरा ये मानना है कि बच्चों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और अपनी पढ़ाई में लग जाए। डेफिनेटली वैकेंसी तो आएगी। लास्ट प्रश्न होगा सर, इस बार तो कम आवेदन हो रहा था क्योंकि स्टेट का रिजल्ट भी नहीं आया था, बहुत सारा सीटेट वाला बहुत सारे विद्यार्थी डर गए थे, फिर भी सब लोग आवेदन किए। आगे उनका क्या होता है? इस बार TRE-4 में लगभग कितना आवेदन? देखिए TRE-3 के आंकड़े आपको पता होंगे, कितना आंकड़ा था TRE-3 के अंदर में जिन्होंने फॉर्म भरा था? 6.25 लाख से 6.25 लाख के आसपास, 5.5 लाख पकड़ लेते हैं। उन 5.5 लाख में मानते हैं कि 80,000 लोगों की नौकरी हो गई, उसमें से हटा दीजिए तब भी 4,70,000 लोग बचते हैं। अब 4,70,000 लोग हैं और इधर 3 लाख नए स्टेट वाले लोग आए हैं, तो 4,70,000 और 3 लाख 7,70,000 तो ये हो गया। सीटेट लोग पास करेगा, चूंकि अभी डिले हो रहा है, तो मान लीजिए दिसंबर वाला सीटेट वाला भी बच्चा अगर आ गया इन केस, तो वो सीटेट वाला भी सीट रखना होगा। तो मान के चलिए, मेरा अपना अनुमानित है, अन्य राज्यों के बच्चे भी अब बिहार की तरफ बढ़ रहे हैं, कूच कर रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट हो रहा है। तो वैसी परिस्थिति के अंदर मेरा जो अपना मानना है कि 8 लाख से ऊपर का आंकड़ा होगा जो ये परीक्षा को अपीयर होंगे,
है ना, और कंपटीशन थोड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि जो नए स्टेट वाले बच्चे हैं, जब नए स्टेट वाले बच्चे भाई स्टेट का एग्जाम पास किया तो एग्जाम देंगे ही, वो देंगे, तो बट ऑब्वियसली बात है उनके आंकड़े को जो ना लॉजिकल बात करें कि जितने लोगों ने इस साल फॉर्म भरा है, जो लोग चूक जाएंगे 1 नंबर, आधा नंबर से पौना नंबर से, वो तो एग्जाम देंगे ही, तो लगभग 5.25 लाख लोग ये होंगे, 3 लाख लगभग स्टेट है, तो 8.25 लाख तो ये पहुंच गया। उसके बाद सीटेट वाला बच्चा है जो नया सीटेट पास करके आएगा, वो बच्चा आएगा, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर में 8 लाख से ऊपर का आंकड़ा होगा, जो एक अनुमानित आंकड़ा, एक लॉजिकल बात है, बाकी ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन एक बातचीत के आधार पर यह कहा जा सकता है। जो भी एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, और डॉक्यूमेंट्स को लेकर इसके बावजूद भी कोई में आपके मन में प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए। सर समय देने के बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।